गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 10th क्लास के हिंदी काव्य खंड गोदली बाग 2 का 6ठा नंबर कविता जनतंत्र का जन्म पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो फ्रेंड, कविता का अर्थ जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा कवि परिचय के बारे में जान लेंगे। चूँकि आप लोगों को बताए हैं कि कवि परिचय से कभी कभी का जब भी 10th का एग्ज़ाम होता है हिंदी का, तो उसमें कवि परिचय से आपको पूछ ही लेता है ऑब्जेक्टिव में। और ये जो कविता है आपका जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो इनका जो जीवनी है, इनके जीवनी से तो विशेष तौर से पूछता है। और हर 10th के एग्ज़ाम में इसमें से आया है, जो कि आपको नोट करवा देंगे और आपको दिखा देंगे कौन कौन सा पूछता है ज़्यादातर। ओके, तो फ्रेंड, कविता का अर्थ जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कवि परिचय के बारे में। उसके बाद से हम लोग ईजिली एकदम आसानी से सरल शब्दों में ये जो कविता है आपका जनतंत्र का जन्म, लाइन बाय लाइन सभी पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जनतंत्र के जन्म कविता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। आगे इनके बारे में बता रहा है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ। और इनके निधन के बारे में बता रहा है कि 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ। ओके, तो फ्रेंड, इनका जीवनी जो है एक ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट कर रहा है ना। इनके बारे में बता रहे हैं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि इस सेंटेंस से ही क्लियर हो रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। आपका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। या एक बात और आपको बता दें कि कहीं कहीं पूरा का पूरा रामधारी सिंह दिनकर ना दे करके केवल दिनकर दिया रहता है। तो आपको दिनकर दे या फिर रामधारी सिंह दिनकर, दोनों एक ही नाम है, इन्हीं के बारे में बात किया जाता है। तो उम्मीद है आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ होगा। राष्ट्र कवि निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? आपका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म जो है ये बता दिया है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, और निधन जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम बता रहा है मनरूप देवी तथा पिता का नाम बता रहा है रवि सिंह। आगे इनके बारे में बता रहा है कि दिनकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है ये गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई थी। 1928 ईस्वी में इन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज में इतिहास में BA ऑनर्स किया। वे, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात कर रहे हैं, वे HE हाई स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर भी रह चुके हैं। किसमें? तो जनसंपर्क विभाग में। आगे बता रहा है कि बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर भी ये रह चुके हैं। तो ये इनकी विशेषता है, आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं कि बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रह चुके हैं रामधारी सिंह दिनकर, एंड भागलपुर विश्वविद्यालय में ये उप कुलपति के पद पर भी रह चुके हैं। आगे बता रहा है दिनकर जी जितने बड़े कवि थे, उतने ही बड़े और उतने ही सामर्थ्य गद्यकार भी थे, यानी कि अच्छे गद्य की रचना भी करते थे, है ना। आगे आपको मिलेगा भी। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है ना। इनकी जो भी कविताएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की, जो भी आपकी काव्य कृतियाँ हो, कविताएं या फिर गद्यकार, तो कुछ भी हो, सब कुछ भी नहीं छुपाती है। जितना सारा चीज़ होता है सबका सब चीज़ उजागर कर देता है। इस कविता में जो आपका है जनतंत्र का जन्म, तो इसमें भी आपको भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है। इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये भारत की स्थिति को कविता के माध्यम से दर्शाए हैं। तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने भारत की हर एक स्थिति को उजागर कर दिया है, भारत की जो परिस्थितियाँ उस टाइम में थी। आगे बता रहा है कि उनकी कुछ प्रमुख गद्य कृतियाँ, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इनकी जो कृतियाँ हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना होगा। जैसे कि हम बता रहे हैं कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आपको रेणुका याद करना होगा, हुंकार भी पूछता है, रसवंती, कुरुक्षेत्र कई बार पूछा हुआ है, साथ में उर्वशी भी कई बार पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। परशुराम की प्रतीक्षा भी आप लोग याद कर लीजिएगा।
हारे को हरिनाम ये भी पूछ सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे कुछ और इनकी काव्य कृतियाँ बता रहा है, जैसे कि यहाँ पर मिट्टी की और अर्धनारीश्वर संस्कृति के 4 अध्याय है ना, संस्कृति के 4, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संस्कृति के 4 अध्याय। आगे बता रहा है कि काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए, दिनकर की डायरी। ये कुछ गद्य कृतियाँ थी इनकी। अब देखिए आगे बता रहा है कि दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जैसे कि यहाँ पे आपको बताए थे, ऊपर में एक मिला था उर्वशी, ये कई बार पूछ चुका है, और कुरुक्षेत्र भी कई बार पूछ चुका है। तो इनका जो काव्य कृतियाँ है ना उर्वशी, इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। इस वजह से ये कई बार एग्जाम में पूछता है। संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि हम यहाँ पर आपको टिक लगवाए थे उस टाइम। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आगे बता रहा है इनके बारे में। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था तथा वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। भारत सरकार जो है रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा है, और ये जो है राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस कवि को पद्म विभूषण से नवाजा गया था, तो आपका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। एंड एक और चीज़ आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, आपका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। बता रहा है कि दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं, है ना। तो एक ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। ओके, अब चलिए अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर टिक लगवा देते हैं, कौन कौन सा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो एक तो ये है कि निम्नलिखित में से किनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा आपसे पूछ सकता है ये वाला कि रामधारी सिंह दिनकर जो है किस विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पे रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पे रह चुके हैं, और बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रह चुके हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। एक ये भी याद रख सकते हैं आप कि इनका जो है हाई स्कूल का जो पढ़ाई ये मोकामा घाट रेलवे स्टेशन से हुआ। आगे इसके बारे में और याद रख सकते हैं, इनका जो प्रमुख कृतियाँ दिया है ये आप जरूर याद रखिएगा, जैसे कि रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र को आप जरूर से याद रखिएगा। इसके अलावा उर्वशी मिला था आपको, उर्वशी, रश्मि रथी भी पूछ सकता है। परशुराम की प्रतीक्षा भी याद कर लीजिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा आपको दिनकर की डायरी याद रख लीजिएगा। इतना मतलब कि आपका प्रमुख है, जो कि जैसे कि यहाँ पे रेणुका हो गया आपका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय एंड दिनकर की डायरी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे ये आपको पता ही होना चाहिए कि संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और उर्वशी पर क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ बताए थे कि रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तथा ये राज्यसभा के क्या थे, सांसद भी रह चुके हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। साथ में एक चीज़ ये याद रख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ये उत्तर छायावाद के कवि थे। तो इस प्रकार से आपका जो है कवि परिचय समाप्त होता है, और बढ़ते हैं अब हम लोग कविता के तरफ, और बिल्कुल ही आसान और सरल शब्दों में इस कविता का अर्थ जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग कविता का अर्थ जान लेते हैं। बट कविता स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब इसका क्वेश्चन आंसर लाया जाएगा तब आपका जो डाउट है वो सब क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं कविता को। कविता है आपका जनतंत्र का जन्म, जिसका पहला पंक्ति है आपका, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजपन इठलाती है, 2 राह समय के रथ के घर घर, नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता
आती। इन दोनों पंक्तियों में कवि जो है भारतीय लोगों और भारतीय भूमि के बारे में बता रहे हैं कि सदियों की भारतीय लोगों के अंदर जो सदियों की ठंडी बुझी राख थी वो अब अचानक सुगबुगा उठी है। मतलब वो जो ठंडी बुझी राख थी उसमें अब जान आ गई है। और भारतीय मिट्टी जो है सोने का ताज पहन करके, ताज मतलब होता है मुकुट और इठलाना मतलब होता है गर्व करना, है ना। तो भारतीय मिट्टी जो है, भारत भूमि जो है सोने का ताज पहन करके खुद पे अब गर्व महसूस कर रही। एक बार और जान लेते हैं अच्छे से इन दोनों पंक्तियों का अर्थ। कवि कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख अब सुगबुगा उठी है और मिट्टी जो है सोने का ताज पहन करके इठला रही है, मतलब कि अपने आप पे गर्व महसूस कर रही है। दो राह समय के रथ के घर घर, नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इन दोनों पंक्तियों में कवि जो है अंग्रेजों से कहते हैं समय के रथ के घर घर नाद सुनो। घर घर मतलब होता है कर्कश और नाद मतलब आवाज होता है। ओके, तो कवि कहते हैं कि समय के कर्कश आवाज को सुनो और सुन करके सिंहासन खाली करो, ताकि जो जनता आ रही है वो अब इस सिंहासन पर बैठेगी और वही भारतीय भूमि पर अब राज करेगी। अगला पंक्ति है आपका जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूरतें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कवि कहते हैं कि हाँ वही जनता जो कि मिट्टी के अबोध मूरत के समान थी, जो कि हमेशा जाड़े पाले का कसक मतलब होता है कि दंड हमेशा सहते रहती थी। यहाँ पे कवि जो है भारतीय लोगों को मिट्टी की अबोध मूरत से तुलना किए हैं, क्योंकि मिट्टी का जो मूरत होता है उससे भी कोई बोध नहीं निकलता है, उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। चाहे आप उसको कितना भी कष्ट दे दीजिए, कितना भी जाड़े पाले में रख लीजिए या फिर उसको कष्ट दीजिए, वो आपसे कुछ कहने नहीं आएगा, ना तो वो रोएगा, ना ही वो कुछ मतलब फेस एक्सप्रेशन देगा कि उसे तकलीफ हो रहा है। इसलिए कवि जो है भारतीय लोगों को मिट्टी के अबोध मूरत से तुलना किए हैं, क्योंकि भारतीय लोगों का स्थिति भी आज़ादी से पहले कुछ वैसा ही था, जो कि हमेशा जाड़े पाले का कसक सहते रहता था, दंड सहते रहते था, तब भी वो है ना, तभी वो किसी से कुछ भी अपना मुंह खोल करके अपना दर्द नहीं कहता था। चाहे उसके अंग अंग में सांप चूस रहे, या कहे तो उसको सुई चुभोने जितना आप दर्द दीजिए या फिर सांप काटने जितना दर्द दीजिए, तभी वो अपना मुंह खोल करके किसी से भी अपना दर्द नहीं कहती थी भारतीय जनता। अगला पंक्ति है आपका जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। इसमें कवि फिर से कहते हैं कि हाँ वही जनता और इस लंबी बड़ी जीव की कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। जनता सचमुच ही बहुत ही कष्ट सहती है। सो ठीक जनता वेदना तो सहती है, ये ठीक है, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है। कवि कहते हैं कि जनता वेदना तो सहती है, ये तो ठीक है, ये ठीक है, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, लोगों का मत क्या है, लोग आखिर इस पर क्या सोचते हैं। आगे कह रहा है कि है प्रश्न गुढ़ जनता इस पर क्या कहती है। ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। गुढ़ मतलब होता है रहस्य। ओके, तो कवि कहते हैं कि जनता जो है वेदना सहती है, ये तो ठीक है, मगर इस पर जनमत क्या है, लोगों का मत क्या है, ये एक रहस्य बना हुआ है। अगला पैराग्राफ है आपका मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। इस पंक्ति में कवि जो है भारतीय जनता को फूल से तुलना की है। कहते हैं कि जनता मानो ऐसे लगता है कि भारतीय जनता जो है वो फूल है जिसे कुछ भी एहसास नहीं होता है। जब आपको मन करे तब थाली में आप सजा लीजिए, या फिर आपका काम हो जाए तो उसे उतार करके फेंक दीजिए। कुछ ऐसी स्थिति भारतीय जनता की आज़ादी से पहले थी। कभी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो भारतीय जनता को अपने मर्जी से जब चाहे तब अपने यहाँ घर पे काम करने के लिए बुलाते थे, और जब चाहे तब रात में या फिर कभी भी उनको अपना मजदूरी दिए बिना भी भेज दिया करते थे उनको अपने घर पे। आगे बता रहा है कि अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में।
कवि इसमें कहते हैं कि भारतीय जनता जो है वो उनका स्थिति भी एक दुधमुही बच्चे की तरह हो चुका है, क्योंकि जब भी देखिए जब आप किसी पे ज़्यादा अत्याचार करिएगा तो कभी ना कभी उसका गुस्सा फूटता है ना। तो जब कभी भी भारतीय जनता अंग्रेज़ों से नाराज़ होती थी तब अंग्रेज़ अपने यहाँ नौकरी देने के लालच दे देते थे या फिर फैक्ट्री में काम लगवा देने के लालच दे करके उनको शांत करवा देते थे। इसीलिए कवि जो है भारतीय जनता को दुधमुही बच्चे से तुलना किए हैं कि जैसे दुधमुही बच्चा जो होता है उसको कुछ भी खेलने के लिए झुनझुना वगैरह कुछ भी दे दीजिए तो वो मान जाता है ना। या फिर उसको कह दीजिए कि बाबू हम कल तुमको मेला लेकर के जाएंगे तो उस पर भी वो बच्चा मान जाता है, चुप हो जाता है ना। ठीक वही स्थिति जो है भारतीय जनता की थी, क्योंकि अंग्रेज जो है भारतीय जनता के गुस्सा होने पर उन्हें कुछ काम लगवाने की लोभ दे करके उन्हें शांत करा देते थे। बढ़ते हैं अगले पंक्ति के तरफ। अगला पंक्ति है आपका, लेकिन होता भूडोल भंडावर उठते, जनता जब कोपा कुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। कभी कहते हैं कि लेकिन आखिर ये सब कब तक चलेगा, कब तक आप दूसरों को झूठे झांसे में रखिएगा। जब भी जनता कोपाकुल होकर के अपना भ्रिकुटी, कोपाकुल मतलब होता है कि क्रोधित होकर के, भ्रिकुटी मतलब भाव होता है। ओके, तो जब आप बहुत दिनों तक किसी को झांसे में रखिएगा तब तो कभी ना कभी तो उसे अपना आपकी चालाकी उसे समझ में आ ही जाएगी। तो इसीलिए कभी भारतीय जनता के बारे में कहते हैं कि जनता जब कोपाकुल होकर के, क्रोधित होकर के अपने भवें चढ़ा लेती है तब भूडोल यानी कि भूकंप आते हैं और भंडौर भी उठते हैं। दो राह समय के रथ के, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। फिर कभी कहते हैं कि अब राह दो और समय के रथ के कर्कश आवाज़ को सुनो, समय के रथ की कर्कश आवाज़ को सुन करके सिंहासन खाली करो ताकि जो जनता, भारतीय जनता आ रही है वो अब राज करे। अगला पंक्ति है आपका, हुंकारों से महलों के नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जनता जब एक साथ एकजुट होकर के किसी भी अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो बड़े बड़े महलों के नींव उखड़ जाते हैं। जब वो सारी जनता एक साथ सांस छोड़ती या फिर आवाज़ उठाती है तो राजा का जो ताज होता है, ताज मतलब सिंहासन, मुकुट जो होता है, सिंहासन नहीं, ताज मतलब मुकुट होता है। तो जब जनता एक साथ सांस छोड़ती है तो सांसों के बल से ही राजा का जो ताज है वो हवा में उड़ने लग जाता है, मतलब वो राजा का जो है हालत ख़राब हो जाता है। बिल्कुल आगे कह रहे हैं कि जनता की रोके राह समय में ताव कहा। देखिए अपने यहाँ लोग कहते हैं कि समय ही सबसे ज़्यादा बलवान है और समय ही जैसे चाहता है वैसे होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। कवि कहते हैं कि इस बार समय में भी, जो समय होता है उसमें भी इतना ताकत बल नहीं है कि वो जनता की राह को रोक सके, और जनता अब जिधर चाहती है काल भी यानी समय भी उधर ही मुड़ जाते हैं। जब जनता एक साथ हो जाती है तो समय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अगला पैराग्राफ है आपका, अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता का अजय स्वप्न, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं अजय मतलब होता है जिसे कभी नहीं जीता जा चुका हो, वक्ष मतलब आपका कलेजा होता है और तिमिर मतलब अंधकार होता है। तो कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि जनता का जो अजय स्वप्न है वो अंधकार के कलेजे को चीरते हुए, है ना, गवाक्ष मतलब खिड़की होता है जी। ओके, आसमान से खिड़की के रास्ते लोगों के घरों तक जा रहे हैं, जिससे कि वर्षों, सैकड़ों वर्षों और हजार वर्षों का अंधकार जो है वो अब खत्म हो चुका है। अगला पंक्ति है आपका, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। तो फ्रेंड इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि विश्व का, जगत मतलब विश्व होता है, विश्व का सबसे विराट यानी सबसे बड़ा जनतंत्र अब आज आ पहुंचा है। कहाँ आ पहुंचा है? तो राज करने के लिए यानी कि भारत भूमि पे शासन करने के लिए अब आ पहुंचा है।
33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। चूँकि उस टाइम जब ये कविता लिखा जा रहा था तब भारत की जनसंख्या जो है 33 करोड़ हुआ करता था, इसलिए कवि कहते हैं कि 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, जिस पे कौन बैठेगा, तो भारतीय जनता बैठेगी। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता की सिर पर मुकुट रखो। कवि इस पंक्ति में कहते हैं आज राजाभिषेक तो होगा, लेकिन राजा का राजाभिषेक ना होकर के प्रजा का राजाभिषेक होगा और उन्हीं के सिर पर जो है मुकुट रखा जाएगा, जिसके लिए 33 कोटि मुकुट भी यानी 33 करोड़ मुकुट भी तैयार करने की बात कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, जिनका आज राज अभिषेक होना है, और उनके लिए 33 कोटि सिंहासन भी तैयार करने की बात करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पंक्ति देखते हैं। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में राजप्रसादों तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ते रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। इस पंक्ति में कवि जो है भारतीय मजदूरों और किसानों को देवता से तुलना किए हैं और कहते हैं लोग जा कर के आरती का थाली सजा करके या फिर जैसे भी मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं, तहखानों में या राजप्रसादों में जा कर के ढूंढते हैं भगवान को। तो इसलिए कवि कहते हैं कि तू आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, है ना। आपको भगवान जो है मंदिरों राजप्रसादों और तहखानों में नहीं मिलेंगे, देवता जो मिलेंगे तो वो आपको सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए, या फिर देवता मिलेंगे तो खेतों में या फिर खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। ओके, अगला पंक्ति है आपका, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ के घर घर, नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कभी इसमें कहते हैं कि जो फावड़ा और हल बड़े बड़े राजमहलों को बनाने के काम आते थे, आज वो राजदंड बनेंगे, आज वो इस भूमि का अधिकार बनेंगे। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। धूसरता भारतीय लोगों से तुलना करते हुए मतलब कवि बोल रहे हैं कि धूसरता यानी कि चूंकि भारत के लोग थोड़ा सांवले होते हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि भारतीय लोग अब श्रृंगार करके खुद को सजा रहे हैं और वो लोग ही अब राज करेंगे और ये राजदंड बनेंगे, ये अपना भारत का अधिकार और हक ले लेंगे। आगे कहते हैं कवि अंग्रेजों से कहते हैं कि राह दो समय के रथ के कर्कश आवाज को सुनो, घर घर नाद सुनो, कर्कश आवाज को सुनो और सुन करके सिंहासन खाली करो, ताकि जो भारतीय जनता आ रही है वो अब राज करे, है ना। तो फ्रेंड, इस प्रकार से जो है आपका कविता का अर्थ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको कविता का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।